आप सबका वेलकम है अमृत में एक बार फिर से। अक्सर हमें कहा जाता है कि हमारे जीवन में गुरुओं का बड़ा महत्व है और अगर कोई गुरु भगवान कृष्ण की तरह हमारे जीवन में है तो वो हमारा मार्गदर्शन कर कर हमें हमारी खूबियों से परिचित करा देता है। इसको बेहतर समझने के लिए आज की कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। आज की कहानी शुरू होती है वाराणसी से। वाराणसी में थे पांडे जी। निर्मल पांडे जी असिस्टेंट प्रोफेसर थे एक यूनिवर्सिटी के अंदर और वहाँ वो हिंदी पढ़ाया करते थे। लेकिन उनकी एक खास बात और थी कि वो बड़े अच्छे कवि भी थे। एक ऐसे कवि जो अक्सर कविताएं बना लिया करते थे पर उनको कभी संग्रह नहीं किया। तो बहुत दोस्त और बहुत लोग उनसे कहते थे कि आप एक किताब बनाइए, और ये बात वो अपने मन में लेके कई सालों से चल रहे थे। और ये सब शुरू हुआ जब उन्होंने प्रवीण मिश्रा जी को अपने स्कूल में देखा। एनुअल फंक्शन हो रहा था उनका, तब उन्होंने देखा प्रवीण मिश्रा जी को। बड़े युवा कवि थे उस समय और उस कम उम्र में ही उन्होंने 3 से 4 किताबें लिख ली थी और देश के काफ़ी बड़े बड़े फंक्शंस में जाया करते थे उन कविताओं को सुनाने के लिए। तो पांडे जी के मन में भी आया कि लिख तो मैं भी लेता हूँ, मैं भी मिश्रा जी की तरह, प्रवीण जी की तरह एक नामी कवि बनूंगा, एक अच्छी किताब छापूंगा। ये बात थी जब वो स्कूल में थे। लिख लेते थे लेकिन कभी इतना कॉन्फिडेंस नहीं आया कि उसको छपवा पाए। पर क्योंकि प्रभावित थे तो मिश्रा जी से टच में रहते, वो अक्सर बातें होती, कुछ मैसेज मिल जाते। कभी वो आते वाराणसी तो पांडे जी ज़रूर जाते उनसे मिलने। ऐसे ही इस साल दोबारा मिश्रा जी वाराणसी आए और उन्होंने बुलावा भेजा पांडे जी के लिए और पांडे जी मिलने के लिए गए उनसे। एक इवेंट चल रहा था और लोग बड़ी तालियां बजा रहे थे, बड़ी प्रशंसा कर रहे थे मिश्रा जी की। और पांडे जी के दिमाग में फिर वो बात उठी कि मैं भी एक कवि हूँ, मैं भी एक किताब छापता हूँ। तो वापस लौटते समय, क्योंकि मिश्रा जी का शेड्यूल बड़ा टाइट रहता था और उनको अगले दिन लखनऊ निकलना था एक बड़े कवि सम्मेलन के लिए, तो उनको छोड़ने जाते समय पांडे जी अपनी गाड़ी से उनको छोड़ने जा रहे थे और उन्होंने बातों बातों में मिश्रा जी से कहा कि सर मैं भी किताब लिखना चाहता हूँ। मिश्रा जी बोले, एक बात ये बता भाई कि तू कब से कोशिश कर रहा है, कब तूने सोचा था कि मैं किताब लिखूंगा? पांडे जी ने कहा कि सर सच मानिए तो 15-20 साल हो गए, पर कभी हिम्मत हुई नहीं और मुझे ऐसा लगता है कि मैं इतना अच्छा नहीं लिख पाऊंगा। मिश्रा जी ने कहा कि अच्छा है या बुरा ये तो तुम्हारे पाठक हैं, तुम्हारे जो ऑडियंस हैं, पढ़ने वाले हैं, वो तुम्हें बताएंगे। तुम ऐसे कैसे डिसाइड कर सकते हो कि तुम अच्छा लिखते हो या नहीं लिखते? पर पांडे जी ने कहा कि बड़ा मुश्किल है, वर्क शेड्यूल भी है, मुझे नहीं समझ में आता कि मैं लिखूं कब। तो मिश्रा जी ने कहा कि भाई एक चीज़ बताओ, कितने बजे उठते हो तुम सुबह? तो पांडे जी ने कहा कि भाई हम उठ जाते हैं सुबह 6 बजे उठ जाते हैं। तो मिश्रा जी ने कहा भाई एक काम करो, तुम 6 की जगह 5 बजे उठना, तुम्हारे पास सुबह का समय होगा, ब्रह्म मुहूर्त में तुम्हारी कविताएं भी अच्छी निकल कर आएंगी। तो पांडे जी ने हाँ तो कर दी और फिर मिश्रा जी चले गए। लगभग 15-20 दिन बाद जब उनके पास में कॉल आया तो उन्होंने पूछा मिस पांडे जी से कि भाई लिख पाए कोई कविता? तो पांडे जी ने कहा कि नहीं, अभी तो हमें समय नहीं मिल पाया इतना, पर हम उठ तो रहे हैं लेकिन लिख नहीं पा रहे, हमें लगता है इतनी परफेक्ट कविता नहीं जा रही। और ये सिलसिला चला, 2-3 महीने और चला। फिर अचानक एक दिन मिश्रा जी का कॉल आया पांडे जी के पास कि पांडे हम चाहते हैं कि कोई कविताएं मिल जाए, हमारे दिमाग में भी नहीं आ रही, तो तुम क्या हमें कुछ कविताएं लिख के भेज सकते हो? हम तुम्हारा भी नाम डलवा देंगे उसके अंदर। जो हमारा पब्लिशर है वो बड़ा पुश कर रहा है हमें कि एक नई कविता की किताब हम उसको दें, पर तुम्हें तो पता है कि थोड़ा शेड्यूल जो है हमारा वो थोड़ा बिजी चल रहा है, तो हम नहीं लिख पा रहे। तो हम सोच रहे हैं कि तुम सह लेखक बन जाओ हमारे साथ। पांडे जी तो चाहते ही थे, तो उन्होंने कहा चलिए बहती गंगा में हाथ
हो जाए तो उन्होंने हाँ कर दी। पर मिश्रा जी ने कहा देखिए इसके लिए आपको हमारे पास देखिए समय कम है, तो आप हमें कविता लिख के भेजिएगा, कुछ 2 या 3 कविता रोज लिख के भेजिए। अब क्योंकि समय कम था तो पांडे जी ने समय निकालना चालू किया। रात को लिखते, जब निकल रहे होते कॉलेज से, अगर एक पीरियड उनका कम होता तो उस समय लिखते। सुबह थोड़ा उठ के लिखना चालू करा और अगले ही दिन से वो कुछ कविताएं गुपचुप करके बना के थोड़ा नाप तोल के भेजने लगे मिश्रा जी को मेल के थ्रू। पर 5-4 दिन तक कई कविताएं लिख चुके थे पांडे जी, पर मिश्रा जी को कोई कविता पसंद ही नहीं आ रही। वो कहते नहीं भाई पांडे, मज़ा नहीं आ रहा इसके अंदर, कुछ नई लिखो। 6-7 दिन लिखी, थोड़ा फ्रस्ट्रेट भी हुए, पर फिर थोड़ा फ्लो आने लगा तो और मन से कविताएं बनाने लगे। चीज़ें चलती रहीं और मिश्रा जी बोलते रहे भाई देख पांडे 2 या 4 कविताएं चाहिए, पर जो भी तूने अभी तक बनाई है उसमें मज़ा नहीं आ रहा। ऐसे ही करते करते 9 से 10 दिन निकल गए और फिर पांडे जी ने भी कविताएं भेजते रहे। फिर मिश्रा जी का भी आना बंद हो गया, कॉल वगैरह। तो पांडे जी को लगा कि शायद बिजी हो गए होंगे मिश्रा सर, प्रवीण जी बिजी हो गए होंगे, तो भूल गए, तो उन्होंने भी कुछ जिक्र नहीं किया। कुछ दिन और निकले और मिश्रा जी का फ़ोन आया कि भाई पांडे जहाँ भी हो एक बार हमारे घर पर आइए आप। तो अब मिश्रा जी ने बुलाया था तो पांडे जी पहुँचे। जैसे ही वो पहुँचे तो मिश्रा जी ने कहा भाई पांडे एक बड़ा अच्छा कवि है, उसकी कविताएं बड़ी पसंद आ रही हमें, तो हमने अपने पब्लिशर से कहे कि उसकी कुछ चुनिंदा 25 कविताएं जो हैं वो हमने छपवाई हैं, तुम भी एक नज़र डाल लो। अब पांडे अंदर से तो जल भुन गए, भाई आप क्या भूल गए प्रवीण जी, हमसे मजदूरी कराई आपने, मजबूरी में हमने 10 दिन तक ऐसे तैसे लिख के आपको कविताएं भेजी और आप हमें नहीं पकड़ा रहे हैं। लेकिन सम्मान दिखाना तो मुझे मन चाहिए। खोली कविताएं पढ़नी शुरू करी, कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी ये कविताएं, पर अच्छी भी थी, लिखा भी बड़ा अच्छा था। और 4 या 5 कविताएं पढ़ने के बाद उनके मन में बात आई कि भाई कवि तो बहुत अच्छा है। तो मिश्रा जी ने कहा भाई कवि अच्छा लगा तुम्हें तो एक बार फोटो भी देख लो कि कौन है। पांडे जी ने किताब पीछे की तरफ मुड़ी जहाँ कवि का परिचय होता है, और वो एकदम भौचक्के रह गए क्योंकि वहाँ उनकी फ़ोटो लगी हुई थी। ये जो किताब थी, ये किताब में वही कविताएं थी जो वो मिश्रा जी को भेजा करते थे, और यहाँ मिश्रा जी ने उन 10 दिन में भेजी गई कविताओं में से जो अच्छी 25 कविताएं थी उनको चुनकर छपवा दिया था। एक सपना जिसके लिए काम कर रहे थे पांडे पिछले 15-20 साल से, उसको पिछले 10 दिन में ही करवा दिया। पांडे जी की तो आवाज़ बिल्कुल बैठ गई, समझ नहीं आया क्या बोले, और आँखों से आंसू गिर गए उनके। मिश्रा जी ने संभाला, पानी वानी पिलाया और उन्होंने कहा देख पांडे पसंद आई ना कविता, हम ना कहते थे कि तुम बहुत बढ़िया लिखते हो, तो हिम्मत रखो और बनाओ, तुम्हें प्रतिभा की कमी नहीं है, बस थोड़ी हिम्मत बटोरो और लिखते रहो। कहानी में शुरुआत में मैंने आपको जो कहा था कि एक जो मेंटर होता है वो अंदर तक आपको कई बार देख लेता है, वो समझता है कि आपके अंदर क्या टैलेंट है और आपको हिम्मत देता है वो कि आप वो काम करें जिसको करने की हिम्मत शायद हम नहीं जुटा पाते। खोज जारी रखिए, ढूंढिए कि कौन है जो मदद कर सकते हैं, आगे बढ़िए। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लोगों के साथ में शेयर कीजिएगा, उन लोगों के साथ जिनको इससे मदद मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन को ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि कोई भी नई कहानी आए तो आप तक पहुँचे। सुनते रहिए आमरस। मिलते हैं अगली कहानी में।